नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया है और इसके लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस शुरू करने की घोषणा की। यानी स्वच्छ ऊर्जा पर भारत ने जोर दिया है। अमेरिका और ब्राजील के संस्थापक सदस्यों के साथ गठबंधन पौधों और जानवरों के अपशिष्ट सहित स्रोतों से प्राप्त जैव ईंधन में व्यापार की सुविधा प्रदान करके शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के वैश्विक प्रयासों में तेजी लाने में मदद करेगा। इस गठबंधन को भविष्य का गठबंधन भी कहा जा रहा है। आखिर क्या है इस गठबंधन की खूबियां, क्यों है ये इतना अहम और इससे भारत और विश्व को आखिर क्या हासिल होगा, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के जरिए भारत दुनिया को बायोफ्यूल पर एक नई राह दिखाएगा। इस प्रयास से निश्चित रूप से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी। अलायंस से किसानों के अन्नदाता से ऊर्जा दाता के रूप में बदलाव को मजबूती मिलेगी और उन्हें आय का एक अतिरिक्त जरिया हासिल होगा। पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत ने एक नई पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से इतर 9 सितंबर को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की लॉन्चिंग का ऐलान किया। ये गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने वाले सदस्य देशों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में चल रहे प्रयासों में एक ऐतिहासिक क्षण है। सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ में शिरकत की। कम से कम 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले ही गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस नहीं है। This is more than an intergovernmental process. It has the stakeholders, it has the producers of biofuels. ब्राजील में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है यूनिका, वो है। यूएस में ग्रेन काउंसिल है और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टॉप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल बिकॉज इज पोटेंशियल। अभी तो शुरुआत हुई है। 19 is the countries now, including both producers, consumers, some G20 invitees. But I think the process has just begun. दूरदर्शी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को G20 देशों और ऊर्जा से संबंधित वैश्विक संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, विश्व आर्थिक मंच और विश्व LPG एसोसिएशन का समर्थन मिला है। जैव ईंधन के विकास और उपयोग के लिए जैव ईंधन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और उत्पादकों को एक मंच पर लाएगा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही हितधारकों के व्यापक स्तर पर भागीदारी के माध्यम से मजबूत मानक निर्धारण और प्रमाणन को आकार देना है। जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। ये गठबंधन ज्ञान के केंद्रीय संग्रह और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। गठबंधन का लक्ष्य एक ऐसे उत्प्रेरक मंच के रूप में काम करना है जो जैव ईंधन के विकास और व्यापक रूप से इसे अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन देगा। ये प्रयास निश्चित रूप से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम करेगा। गठबंधन जैव ईंधन को ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करने, रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देगा। ये पहल भारत के लिए कई मोर्चों पर फायदेमंद रहेगी। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। गठबंधन वैश्विक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रौद्योगिकी निर्यात और उपकरण निर्यात के रूप में भारतीय उद्योगों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा। ये भारत की जैव ईंधन कार्यक्रमों जैसे PM जीवन योजना, SATAT और गोबर्धन योजना में तेजी लाने में मदद करेगा। ये किसानों की आय में वृद्धि करने, नौकरियां पैदा करने और भारतीय इकोसिस्टम के समग्र विकास में योगदान देगा। वर्ष 2022 में वैश्विक इथेनॉल बाजार का मूल्य 99.06 बिलियन डॉलर था। अनुमान है कि इथेनॉल बाजार वर्ष 2032 तक 5.1% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा और 2032 तक
$162 बिलियन को पार कर जाएगा। नेट जीरो के लक्ष्य के कारण वर्ष 2050 तक जैव ईंधन में 3.5 से 5 गुना तक वृद्धि होने की संभावना है, जिससे भारत के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे। भारत सरकार अपने तेल आयात बिल में कटौती करना चाहती है और शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण को कम करना चाहती है। साल 2025 तक E20 के कार्यान्वयन से भारत को तेल आयात में लगभग 45,000 करोड़ रुपए और सालाना 63 मिलियन टन तेल की बचत होगी। इस कदम से हमारे किसानों को अन्नदाता से ऊर्जा दाता बनने में मदद मिलेगी और उन्हें आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त होगा। किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन उसके मायने और महत्व बहुत बड़े होते हैं। ऐसी ही एक शुरुआत वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की हुई। इस गठबंधन को दुनिया के भविष्य के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। ये तस्वीरें भारत की राजधानी दिल्ली की हैं। इस एक फ्रेम में दुनिया के साझा भविष्य को संवारने की तैयारी दिख रही है। ये तस्वीरें 9 सितंबर 2023 की हैं। इस खास दिन वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि फ्यूल ब्लेंडिंग के मामले में सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने भारत की ओर से प्रस्ताव दिया कि वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने की पहल की जाए। इसके विकल्प के तौर पर अन्य ब्लेंडिंग मिक्स भी खोजे जा सकते हैं। ये व्यापक वैश्विक कल्याण के लिए स्टेबल एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करने के साथ ही जलवायु की सुरक्षा करने में मददगार साबित होगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की हम बात करें तो वो भी विचार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था और उसको सफलता की ओर भी वो लेकर गए। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दुनिया में वैकल्पिक और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने का प्रयास है। भारत के अलावा अमेरिका और ब्राजील इस नए अलायंस के फाउंडिंग मेंबर हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के लॉन्च होने के बाद तीनों फाउंडिंग मेंबर्स समेत अर्जेंटीना और इटली जैसे कुल 11 देश इससे जुड़ चुके हैं। इस अलायंस का उद्देश्य बायोफ्यूल्स के मामले में वैश्विक भागीदारी को मजबूत बनाना और उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले संकेत दिया था कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत बायोफ्यूल पर ग्लोबल अलायंस की आधिकारिक शुरुआत कर सकता है। पूरी दुनिया के बायोफ्यूल का 80% उत्पादन अमेरिका, ब्राजील और भारत में होता है। अमेरिका में विश्व के 50% बायोफ्यूल का उत्पादन होता है, वहीं ब्राजील इसका 30% उत्पादन करता है। वहीं भारत की हिस्सेदारी इसमें फिलहाल 3% है। उत्पादन के साथ ही 80% उपभोग भी इन्हीं 3 देशों में है। जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, उम्मीद की जा रही है कि भारत भी अब जल्द ही बायोफ्यूल का बड़ा उत्पादक और उपभोग देश बन जाएगा। बायोफ्यूल को लेकर सरकार पिछले करीब 1 दशक से लगातार काम कर रही है। अब उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। आइए चरण दर चरण सरकार ने अब तक जैव ईंधन को लेकर जो कदम उठाए हैं, हर पहलू को इस खास रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है और भारत की ऊर्जा आवश्यकता का महत्वपूर्ण हिस्सा तेल के माध्यम से पूरा किया जाता है, जो कि बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। वैश्विक ऊर्जा खपत में भारत की हिस्सेदारी 2050 तक दुगनी होने की संभावना है। ऊर्जा की बढ़ती मांग और आयात पर उच्च निर्भरता महत्वपूर्ण ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियां खड़ी करता है। बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से उच्च कार्बन उत्सर्जन और संबंधित स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं होती हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादित इथेनॉल खपत के लिए पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के साथ सम्मिश्रण करके तेल आयात पर निर्भरता को कम करने का एक संभावित अवसर है। भारत ने 2001 में पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण पायलट आधार पर शुरू किया, जिसे देश की जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम करने और अपने विशाल कच्चे तेल आयात बिल को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो 2023 तक अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के करीब है। ईबीपी ने दिसंबर 2014 से गति पकड़ी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने
इथेनॉल की खरीद के लिए प्रशासित मूल्य तंत्र को फिर शुरू किया और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को जैव रिफाइनरी स्थापित करने का निर्देश दिया। पिछले 7 वर्षों में इथेनॉल की आपूर्ति 2013-14 के 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2020-21 में 322 करोड़ लीटर हो गई है। इसी तरह इथेनॉल सम्मिश्रण प्रतिशत भी 2013-14 के अल्प 1.53% से बढ़कर 2020-21 में 8.5% हो जाने की उम्मीद है। मांग में वृद्धि के कारण इथेनॉल आसवन क्षमता भी 215 करोड़ लीटर से दुगनी होकर 427 करोड़ लीटर सालाना हो गई है, जबकि डिस्टिलरीज की संख्या 5 साल में 40% बढ़कर 2019-20 में 231 हो गई है, जो 2014-15 में 157 थी। इस वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई लाभकारी कीमतों को दिया जा सकता है, जिन्होंने अपनी आय में एक बड़ी वृद्धि देखी है। 2014 से पहले इथेनॉल केवल सी हेवी शीरे से 25.12 प्रति लीटर की दर से प्राप्त किया जाता था। हालांकि सरकार ने न केवल इथेनॉल के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में बी हेवी शीरे को पेश किया, बल्कि 100% गन्ने के रस के साथ साथ इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2018-19 से भी शुरू की। सी हेवी शीरे से इथेनॉल का लाभकारी मूल्य बढ़कर 45.7 प्रति लीटर हो गया है, जबकि बी हेवी शीरा और 100% गन्ने के रस से निकलने वाला इथेनॉल बढ़कर 57.61 और 62.65 प्रति लीटर हो गया है, जिससे विभेदित इथेनॉल मूल्य निर्धारण के एक नए युग की शुरुआत हुई। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत की बढ़ती ऊर्जा को पूरा करने और अन्य देशों से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने 2001 में पायलट आधार पर पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण शुरू किया। हालांकि 2013-14 तक मिश्रण प्रतिशत के संबंध में बहुत कम प्रगति हुई थी और इसलिए नई सरकार ने नया मूल्य तंत्र पेश किया। इथेनॉल आपूर्ति और सम्मिश्रण प्रतिशत में मजबूत वृद्धि को देखते हुए सरकार ने मूल रूप से निर्धारित वर्ष 2025 की बजाय इसे पहले करते हुए इथेनॉल के साथ इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को 20% तक बेचने का लक्ष्य वर्ष 2023 कर दिया है। 20% सम्मिश्रण स्तर पर इथेनॉल की मांग 2025 तक बढ़कर 1016 करोड़ लीटर हो जाने की उम्मीद है। इसलिए इथेनॉल उद्योग का मूल्य 500% से अधिक बढ़कर लगभग 9000 करोड़ से बढ़कर 50,000 करोड़ से अधिक हो जाएगा। मांग बढ़ने से आसवन क्षमता 3 गुना से अधिक बढ़कर 1500 करोड़ लीटर सालाना हो जाएगी। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत के बाद से एक सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या ये गठबंधन ओपेक समूह का विकल्प बन सकता है? अगर हाँ, तो भारत के लिहाज से वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत कितनी अहम है? भारत को इससे क्या फायदा होगा? भारत के भविष्य के लिहाज से ये कितना अहम है, देखिए इस रिपोर्ट में। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को ओपेक समूह के विकल्प के रूप में मदद करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में देखा जा रहा है। जैव ईंधन के उत्पादन और व्यापार को बढ़ाने के लिए मांग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने में भी ये गठबंधन काफी अहम साबित होगा। भारत ऐसे समय में ईंधन के लिए अपनी आयात निर्भरता में कटौती करने के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अपने जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जब ओपेक प्लस समूह ने लगातार उत्पादन में कटौती लागू किया है। G20 नेताओं की घोषणा में कहा गया कि सदस्य देश हमारी शून्य और कम उत्सर्जन विकास रणनीतियों में टिकाऊ जैव ईंधन के महत्व को पहचानते हैं और एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना पर ध्यान देते हैं। अब इस कदम से भारत को कैसे फायदा होगा? दरअसल भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और ये कच्चे तेल की अपनी कुल आवश्यकता के 80% से अधिक का आयात करता है। भारत अपने कच्चे तेल आयात का करीब 70% ओपेक सदस्यों से प्राप्त करता है। दशकीय तुलना करें तो ओपेक से तेल आयात में भारी कमी आई है, जहां ये पूर्व के 87% से घटकर वर्ष 2021-22 में 70% रह गया। हालांकि ओपेक की अभी भी भारत के तेल आयात में प्रमुख हिस्सेदारी है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत भारत के लिहाज से काफी अहम है। भारत को अगर तेल से अपनी निर्भरता घटानी है तो उसके लिए आगे की राह के तौर पर इस गठबंधन को देखा जा रहा है। इसके अलावा भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है।
भारत ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने पर काम कर रहा है। भारत वैकल्पिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और इसमें निवेश करने के रूप में अपने ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसमें सौर, पवन, पनबिजली और परमाणु ऊर्जा के उपयोग का विस्तार करना शामिल है। जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करके भारत तेल आयात के लिए ओपेक पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है। भारत के पास तेल और गैस के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। सरकार घरेलू एवं विदेशी तेल कंपनियों को तटवर्ती और अपतटीय दोनों तरह के अन्वेषण एवं उत्पादन गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। भारत परिवहन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और भवनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपायों को प्राथमिकता दे सकता है। इसमें ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाना, औद्योगिक प्रक्रियाओं का अनुकूलन करना और मजबूत ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करना शामिल है। रणनीतिक तेल भंडार विकसित करना भी भारत के भविष्य के लिए काफी अहम है। उन्नत ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के संबंध में अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने से ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करके भारत अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। ये वो तमाम कदम हैं जो भारत को ओपेक पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ एवं अधिक सतत ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं। बायोफ्यूल ऊर्जा का नया विकल्प बनकर उभरा है, जो जीवाश्म ईंधन पर यानी फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करता है। आइए आपको बताते हैं कि बायोफ्यूल आखिर है क्या और ये कितनी तरह का होता है। धरती के गर्भ से जो फ्यूल या ऊर्जा निकलती है उन्हें फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म से बनने वाला ईंधन कहते हैं। पेट्रोल, डीजल ये सब फॉसिल फ्यूल ही है। दरअसल फॉसिल फ्यूल बनने में काफी वक्त लगता है और कई बार इसे बनने में कई साल या कई सदियां लग जाती हैं। लेकिन अगर इसी लाखों साल की नेचुरल प्रोसेस को कुछ दिनों या घंटों की साइंटिफिक प्रोसेस में बदल दिया जाए तो जो फ्यूल बनेगा उसका नाम होगा बायोफ्यूल। बायोफ्यूल्स बायोमास से बने ज्वलनशील ईंधन होते हैं। बायोमास जीवित जीवों या हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त जैव ईंधन होता है, यानी हाल ही के पौधों और पदार्थों से बने ईंधन। दरअसल बायोमास ऊर्जा का काफी अच्छा स्रोत है। इसे सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको अलग अलग तरीकों से जैव ईंधन में बदलकर उपयोग में लाया जा सकता है। बायोमास को जैव ईंधन के रूप में कई प्रकार से बदला जा सकता है। इसमें ऊष्मीय विधि, रासायनिक विधि और जैव रासायनिक विधि शामिल है। बायोमास की भौतिक संरचना अस्थिर होती है, जिसमें आमतौर पर कार्बन, पानी और कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। आमतौर पर बायोफ्यूल शब्द ज्यादातर तरल ईंधन के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जिसमें इथेनॉल और बायोडीजल शामिल हैं, जबकि जैव ईंधन सभी तरह की फसलों, पेड़ों, पौधों, गोबर और मानव मल आदि जैविक पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। दरअसल जैव ईंधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें इथेनॉल, बायोडीजल और बायोजेट शामिल हैं। इथेनॉल को गाड़ियों के इंजनों में प्रयोग किया जाता है, जो अधिकांश कारों की तरह पेट्रोल को जलाते हैं, जबकि बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के जैसा ही गैर परंपरागत ईंधन होता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनाया जाता है। बायोडीजल का इस्तेमाल बड़ी बड़ी गाड़ियों में होता है, वहीं बायोजेट का इस्तेमाल विमानों में किया जाता है। सामान्य रूप से जैव ईंधन किसी भी कार्बन स्रोत के जरिए उत्पादित किया जा सकता है, हालांकि इसमें पौधों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल ही होता है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से हो सकता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। वहीं बायोडीजल सीधे तौर पर वनस्पति तेल, पशुओं के वसा, तेल और खाना पकाने के अपशिष्ट तेल से बनाया जाता है। इन तेलों को बायोडीजल में बदलने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को ट्रांसएस्टरीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वनस्पति तेल या वसा से ग्लिसरीन को निकालना होता है। बायोडीजल को बनाने के लिए जेट्रोफा तेल, मेथनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत होती है। जैव ईंधन कई स्रोतों से बनाया जा सकता है, जैसे मकई, गन्ना, गेहूं, चावल, आलू और सब्जियों का इस्तेमाल कर इथेनॉल बनाने में किया जाता है। जबकि बायोडीजल बनाने में जेट्रोफा का पौधा, कैमेलिना के फूल और पौधों के अलावा सोयाबीन, रेपिसेड, कैनोला ऑयल, पाम ऑयल, मूंगफली का तेल, सब्जी तेल, पशुओं का वसा और शैवाल तेल का इस्तेमाल किया जाता है।
आज बायोमास, बायोफ्यूल और बायो एनर्जी ये भविष्य के ऊर्जा के 3 बड़े स्रोत हैं। इथेनॉल के अलावा आज कचरे से बायो सीएनजी बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। देश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में सीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पेट्रोल डीजल से होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके। फिलहाल सीएनजी विदेश से आयात की जा रही है और अब बायो सीएनजी से विदेशों पर निर्भरता को कम करने के प्रयास जारी हैं। इनके अलावा अभी हम देश में खपत होने वाली कुल ऊर्जा का मात्र 18 से 20% ही उत्पादन करते हैं, जबकि बाकी जरूरत पूरा करने के लिए हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। ऐसे में अगर हम बायोमास या बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाते हैं तो ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी निर्भरता बाहरी दुनिया पर काफी कम हो सकती है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, इसका हमें इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।